Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and we have our expert analyst with us, Dr. Hassan Rana. Today we are going to talk about the recent exile of the Indian diplomats from the Canada. Hassan bhai, unprecedented. इंडिया ने समझा कि हर जगह पे ऐसे ही होता है, हम जो मर्जी करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं. उन्होंने सोचा शायद जो कनाडा है वो भी कतर की तरह है, या कतर के अंदर उसके 8 डिप्लोमेट्स पकड़े गए थे जो कि जिनका इल्जाम था कि वो जासूसी कर रहे थे कतर की इसराइल के लिए. इसी तरह अब ये कनाडा का वाकया हुआ है. तो कुछ बताएं हमें, ये कनाडा का वाकया क्या है और इसके क्या एक्शन लिया कैनेडियन अथॉरिटीज ने और आगे क्या होने जा रहा है. असल में इसका कुछ बैकग्राउंड यूं है कि जून 2023 में सिख रहनुमा हैं हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी असैसिनेशन की गई कनाडा के अंदर. और जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि इसकी उनकी जो असैसिनेशन है उसके अंदर जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं जो कि तैनात हैं कनाडा के अंदर वो इन्वॉल्व हैं. और इसके साथ साथ इंडिया की जो दहशतगर्द एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करता है, उनका खुफिया इदारा रॉ, वो इसमें मुलव्वस है. और जब इन तहकीकात को आम किया गया तो उसके बाद हमने ये देखा कि काफ़ी टेंस माहौल रहा इंडिया और कनाडा के दरमियान. और उस वक्त भी अगर आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर तो उस वक्त भी डिप्लोमेट्स जो हैं वो दोनों ममालिक ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था और काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल रहा. अब हुआ है कुछ यूं कि असल में उससे पीछे अगर चले जाएं तो यानी ये जो उनकी असैसिनेशन की गई ये जून में की गई, लेकिन इससे पीछे अगर मई में चले जाएं तो उसमें जो गुरु पतवंत सिंह हैं सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा, जो कि ड्यूल नेशनल है अमेरिका और कनाडा दोनों के, उन पर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है. और अब हुआ कुछ यूं है कि इसमें जो तहकीकात की अमरीकी इदारों ने और फिर जो तहकीकात की कनेडियन इदारों ने, उनकी जो तहकीकात हैं उसमें ये चीज़ सामने आई कि एक शख्स है विकास यादेव, जो कि एक्चुअली इंडियन इंटेलिजेंस साहब का ऑफिसर है और इंडियन गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों भी दीगर महकमों में जो काम करता रहा है. उसने एक कारोबारी शख्सियत है इंडिया की, निखल गुप्ता उनका नाम है, उनको पैसे फराहम किए तकरीबन $1 लाख के करीब. और ये $1 लाख जो है वो इसलिए फराहम किए गए कि ये जो सिख रहनुमा है इनकी असैसिनेशन की जाए अमेरिका में और कनाडा के अंदर. और अब क्या उसके बाद क्या हुआ कि जो निखल गुप्ता हैं इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, अमेरिकी अदालत ने में पेश भी किया गया. और फिर इसके साथ साथ जो सिख फॉर जस्टिस के जो रहनुमा हैं जो गुरु पतवंत सिंह पुन्नू, उन्होंने समन किया इस जो इंडियन रॉ के चीफ हैं उनको भी, और इसके साथ साथ अजीत डोवल जो कि सिक्योरिटी एडवाइजर है जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसको भी समन किया है इस केस के अंदर कि इन लोगों ने मिलकर मेरी असैसिनेशन अटेम्प्ट की है. और यही लोग इसी तरीके से जो दीगर तहकीकात सामने आई उसमें भी ये चीजें सामने आई कि यही लोग इन्वॉल्व हैं, जो निज्जर साहब हैं उनकी जो की गई असैसिनेशन, जो वो उनमें भी यही इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं. तो ये इसी की वजह से ये तहकीकात जो है ये जारी है. और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने भी इंडियन ऑफिशियल से कहा कि जो इंडिया है वो इसकी तहकीकात में हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं कर रहा. और इसी तरीके से जो कनाडा है उन्होंने तो बल्कि जैसे जो ट्रूडो है उन्होंने तो ये कहा कि हमारी जो तहकीकात है उसमें तो मुकम्मल तौर पे सामने चीजें आ गई हैं कि इसमें इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, खासतौर पर इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ उसके ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और डिप्लोमेट्स. तो जिसके बाद अभी कुछ दिन पहले आप देखें कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई इंडिया के लिए एक जिल्लत और वाली बात है कि, और बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि उसके जो 6 ऑफिशियल्स हैं, 6 डिप्लोमेट्स हैं, सफीर समेत, उनको कनाडा से मुल्क बदर कर दिया गया. तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है इस सारे केस का. ओके हसन भाई, ये बताइएगा कि सुनने में आ रहा है कि कनाडा ने इंडिया को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नंगा कर दिया है. नंगा इस तरह किया है, जो I-5 इंटेलिजेंस कम्युनिटी है जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का जो एक नेटवर्क है उसके अंदर उन्होंने बड़े ठोस सबूत दिए हैं और बताया है
کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی دہشت گرد ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جسٹن ٹروڈو نے 2023 میں اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات کی, IF5 کے سامنے انہوں نے ثبوت رکھ دیے, لیکن ایک طرف بات یہ ہے کہ شواہد ہیں, بات ثبوت ہیں, لیکن دوسری طرف ہے $8 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, اور تقریباً 7,70,000 جو انڈین ہیں یا جو موسٹ سکھ کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ رہتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ویزاز کا جو ہوتا ہے, جو انڈینز جو ہے وہ ان کی ترجیح ہوتی ہے جو عام انڈینز ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کینیڈا موو ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں یہ جو ابھی حالات یا ٹینشن یا اسٹرین آیا ہے ان کے ریلیشن شپ میں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ان کی اکانومی پہ, وہاں کی لوکل پاپولیشن پہ, اور جیو پولیٹیکل ارینا میں کیا بنے گا؟ دیکھیں, جو کینیڈا کی ایک پارٹی ہے نیو ڈیموکریٹک پارٹی, اس نے یہ جو بھی ملک بدر کیا نا, اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا پر مزید سفارتی پابندیاں عائد کی جائیں. انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے جو کینیڈین پارٹی ہے اس نے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو انڈیا ہے, جب 2023 میں جب یہ واقعہ ہوا کینیڈا میں, اس کے بعد آپ انڈیا کے جو مختلف ٹور اور ٹورزم کے ڈیولپمنٹ کے جو مختلف جو کاروبار سے منسلک لوگ ہیں, جو ویزا کے یا اسٹڈی ویزاز کے کاروبار سے منسلک لوگ ہیں, اگر آپ ان کے انٹرویوز وغیرہ سنیں, میں آج بھی سن رہا تھا, تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری انڈسٹری جو ہے بری طرح سے تباہ ہو چکی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو ہم ویزاز فائل کر رہے ہیں انڈیا سے کینیڈا کے لیے, تو اس میں سے ہمیں 60-70% ریجیکشن آ رہی ہے اس وقت, اور اسٹڈی ویزا کے اندر بھی موسٹلی 50% زیادہ ویزاز جو ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. اور دیگر جو معاملات ہے اس کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انتہائی سخت ہو گئی ہے. ہماری انتہائی چھان بین کی جا رہی ہے جن کو ویزاز بھی دیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے. اور پھر وہ لوگ جو کہ وہاں انڈیا کے وہ لوگ جو کہ اسٹڈی ویزا کے اوپر گئے ہوئے ہیں, خصوصاً کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر, ان کی بھی ظاہری سی بات ہے کہ ان کے اوپر مزید جو سختیاں وہ پہلے بھی آئی ہیں اور مزید سختیاں جو ہیں وہ بھی آئیں گی. دیکھیں, جو اصل میں ہوتا یوں ہے کہ یہ انڈیا نے تو ایسا ہی سمجھا کہ جس طریقے سے مالدیو ہے یا بنگلہ دیش ہے, یہ کینیڈا یا امریکہ بھی اس قسم کے ممالک ہوں گے جہاں پر یہ اپنے اس قسم کے جو انفلوئنس آپریشنز ہیں یا دیگر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ کر لیں گے اور وہ پی جائیں گے یا چپ رہ جائیں گے. تو ایسا ہے نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں. اصل میں دیکھیں, انڈیا کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے ان ممالک کے اندر, کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے بہت زیادہ جو افراد ہیں وہ باہر ہیں, ڈائسپورا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ انڈین. تو ظاہری سی بات ہے کہ فرق ان کو پڑے گا, کینیڈا اور امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو فرق پڑے گا انڈیا کے اوپر وہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے اس کی ساکھ کے اوپر بہت بڑا اثر پڑا ہے, برا اس کو نقصان کا سامنا ہے, اور دیگر نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑے گا. جب اب ظاہری سی بات ہے کہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں جب یہ خبر سامنے آئی کہ 6 ڈپلومیٹس کو باہر نکال دیا گیا, ملک بدر کر دیا گیا ہے, تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. انڈیا جو کہ چاند پر جانے بالکل. کا دعویٰ کر رہا ہے, جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مقابلہ تو ڈائریکٹ چائنا یا امریکہ کے ساتھ ہے, اور کینیڈا جیسا ملک جو ہے وہ اس کے ڈپلومیٹس کو ہی ملک بدر کر دیتا ہے, بےزتی کر کے باہر نکال دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو اصل میں کینیڈا نے انڈیا کو اس کی اوقات دکھائی ہے, اور اس کی اوقات دکھا کر اس کو بتایا ہے کہ تمہاری یہ اوقات ہے, تم لوگ جو ہو ہم تمہیں اس طرح سے ٹریٹ کریں گے. تو ظاہری سی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اوقات یہی ہے, اور شاید یہ الفاظ سخت ہوں, لیکن یہ اتنے سخت الفاظ شاید میں نہ یوز کرتا اگر انڈیا کی کراس بارڈر ٹیررزم پر مشتمل کاروائیاں اور دہشت گردی پر مشتمل کاروائیاں اگر اتنی زیادہ شدت اختیار نہ کرتی. ہم بھی بڑے خواہاں ہیں اس چیز کے کہ ہمارے ساتھ ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہو, اچھے تعلقات ہوں, کاروبار ہو, ماحول اچھا ہو. ظاہری سی بات ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امن کی زندگی گزارے, لیکن جب آپ کے پڑوس کے اندر ایک انتہائی شر انگیز اور دہشت گرد ملک جو ہے وہ اگر موجود ہو, جس کی دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ وہ کینیڈا اور امریکہ تک پھیلی ہوئی ہوں, تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کے شر سے ہم کس طرح سے بچ کے رہ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ انتہائی حسن بھائی, آپ نے سخت الفاظ استعمال کر لیے ہیں, لیکن حکومت وقت تک استعمال کرے گا. کلبھوشن جادو کا کیس بالکل سامنے تھا. اس کے علاوہ جو
SCO हुआ, शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो एक बेस्ट मौका था, आपको नहीं लगता? क्योंकि ये तो बना ही इसलिए था, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए, टेररिज्म के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। और वहां पे जयशंकर की अब तकरीर देखें, उसके अंदर वो जिस तरह पाकिस्तान को मलाइन कर रहा था, ये तो वही बात होगी कि गुनाह भी खुद ही करते हैं और इल्जाम भी दूसरों पे देते हैं। तो पाकिस्तान आपको नहीं लग रहा इसमें लैग कर रहा है, कुलभूषण जाधव को उसका पोर्ट्रे नहीं कर रहा? और अगर चाहे उसने माजी में नहीं किया, तो ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान एससीओ में भी बात करे और कनाडा के साथ भी बात करे, बाकी ममालिक के साथ भी कोलैब करे, और ये कुलभूषण यादव और ये जो दूसरा जगजीत सिंह वाला केस है, इन सबको मिला के एक केस डेवलप किया जाए। क्या पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस पर एक्टिव नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लगता पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में लैग कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है ना, वो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि जो फॉरेन पॉलिसी है, देखिए असल में तो पॉलिसी साज जो इदारे हैं ना, ये तो उनका काम है। जो फॉरेन ऑफिस है, सिर्फ वो अकेला काम नहीं करता। जाहिर सी बात है, एक पूरी फॉरेन ऑफिस की एक, आप उसको एक छोटी सी एक एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं जो क्या काम करती है। तो हमने ये देखा है कि जो फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत सारी चीजों के अंदर लैग करती है, और हम बहुत उसमें पीछे हैं, और उसमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बल्कि बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, हम बहुत सुस्त हैं असल में। काम तो किसी ना किसी अंदाज में हो ही रहा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है, टाइम पर अगर नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम बिल्कुल। में कहा था कि मौजूदा दौर जो है वो डिजिटल डिप्लोमेसी का दौर है, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डिजिटल डिप्लोमेसी की जा रही है, क्योंकि मौजूदा दौर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए से ये सब चीजें हो रही हैं। तो हम लोग इसमें बहुत ज्यादा लैग करते हैं। अगर हम सिर्फ डिजिटल डिप्लोमेसी सही अंदाज में शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि उससे भी काफी ज्यादा हम फायदे जो हैं वो ले सकते हैं। और जो इंडिया की दहशतगर्दी के वाकयात हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, कनाडा के अंदर है, दीगर ममालिक के अंदर है, इसके अलावा और भी वाकयात हैं। देखें, ये जो पुन्नू साहब जो इनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, निजर साहब को असैसिनेट कर दिया गया, और आपको शायद इल्म में हो आपके कि अमेरिका ही की एक स्टेट के अंदर से एक सिख रहनुमा को जो है वो अगवा किया गया, और अगवा करके एक और मुल्क ले जाया गया इसी दौरान। और फिर इन्हीं दिनों के अंदर पाकिस्तान में भी एक सिख रहनुमा थे, उनकी उनकी असैसिनेशन भी हुई है लाहौर के अंदर। ये शायद आपके इल्म में है या नहीं है, लाहौर के अंदर भी बिल्कुल। इनकी असैसिनेशन हुई है। और ये आगे पीछे के वाकयात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी कुछ जो, कुछ कश्मीरी रहनुमाओं की भी असैसिनेशन हुई बिल्कुल सही, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कश्मीरी कराची के अंदर भी हुई है, मुजफ्फराबाद के करीब भी हुई है, और भी जगह पे हुई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो खामोश हैं, या वो चुप बैठे हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, वो अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन असल में जो काम करने का है वो तो फॉरेन ऑफिस का है। फॉरेन पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और ठोस फॉरेन पॉलिसी बनाने की बिल्कुल। जरूरत है। जो सिक्योरिटी इदारों के काम है वो अपने काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ के काम करें, क्योंकि उनको चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर इंटरनेशनली हम बहुत ज्यादा लैग करते हैं। अगर हम, जैसे मैंने पहले कहा, कि अगर हम डिजिटल डिप्लोमेसी ही सही तरीके से शुरू कर दें, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सही तरीके से शुरू कर दें, तो हम उससे भी जो है वो ये जो इंडिया के दहशतगर्दी के वाकयात हैं, और इंडिया का जो मकरू चेहरा है दहशतगर्दी वाला, उसको पूरी दुनिया में सही तौर पर अयां कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हसनाना। नाज़रीन, डिप्लोमेसी कोई एक इवेंट का नाम नहीं, ये एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। और बस जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान एक्टिव डिप्लोमेसी की तरफ आए और इंडिया के जो अखंड भारत की डॉक्ट्रिन या टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको काउंटर करे। और जुड़े रहिए ग्लोबल न्यूज वॉच के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ नए टॉपिक से हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।